तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार फ्यूचर स्टडी अड्डा में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग इस समय देख रहे हैं कि आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको भारत की नदियों के बारे में बताया जा रहा है और इसी सीरीज में आज हम लोग देखेंगे यमुना की सहायक नदी, यानी वे विभिन्न नदियां जो यमुना में आके मिलती हैं उनको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी नदियां आकर यमुना में मिलती हैं। और यमुना नदी जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1370 किलोमीटर बताया गया है, तो उस नदी में कितने नदियां आकर मिलती हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां आकर मिलती हैं, इसी पर चर्चा होगा। सबसे पहले आज बात करेंगे यमुना नदी पर। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है और यह किन किन जगहों से होते हुए फिर यह जाके इलाहाबाद प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा हम लोग चलेंगे यमुना नदी पर। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे यमुना नदी, हेडिंग बनाइए यमुना नदी। यमुना नदी, यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी का उद्गम अगर देखा जाए तो उत्तराखंड से ही यमुनोत्री जो हमारी एक ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर, और जो कि उत्तराखंड में जो हिमालय का बंदरपूछ श्रेणी है उसी में स्थित यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी का उद्गम होता है। और यह उत्तराखंड में बहते हुए उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हमारे हैं, पहला ज़िला जो हमारा सहारनपुर, वहीं से प्रवेश करती है यमुना नदी और हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और यह मथुरा, दिल्ली और आगरा होते हुए इटावा, हमीरपुर, इन सब जगहों से होते हुए यह जाके प्रयागराज में मिल जाती है। तो देखेंगे सर्वप्रथम हम लोग यमुना नदी, और यमुना नदी का उद्गम हम लोग देखेंगे तो यह यूके से होता है। यूके मतलब उत्तराखंड, उत्तराखंड से होता है। और उत्तराखंड में जो क्षेत्र है वह है बंदरपूछ श्रेणी। बंदरपूछ श्रेणी से यमुना नदी का उद्गम होता है। तो हम लोग हेडिंग बना लेंगे यमुना नदी और उसमें लिखेंगे उद्गम। उद्गम, इसका उद्गम आप लिख लीजिएगा यमुनोत्री, यमुनोत्री हिमनद से, हिमनद या ग्लेशियर से, जो कि कहाँ स्थित है, यूके उत्तराखंड में स्थित है। लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई अगर हम देखेंगे तो कितनी, इसकी कुल लंबाई 1370 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1370 किलोमीटर। यहाँ देखेंगे उत्तराखंड से ये हिस्सा हमारा उत्तराखंड में इतना आता है, ये हिस्सा हमारा इतना उत्तराखंड में है, जो कि टोंस नदी जहाँ आकर मिलती है इससे। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये नदी हमारी कौन सी है, यमुना नदी। ये देखिए यमुना नदी है और यह बहते हुए आगे बढ़ रही है और यह इटावा, औरैया, हमीरपुर, बांदा होते हुए यह प्रयागराज में मिल जाती है गंगा नदी से। इधर से हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तो यह कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में। और यह मिलने के पश्चात फिर यह आगे नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और इलाहाबाद में यमुना इससे जाके मिलती है। तो हम पूरा फोकस आज यमुना नदी पर करेंगे। अब लंबाई के बाद अगर देखेंगे तो यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, सहायक, तो इसकी सहायक नदियों की बात करें यमुना की तो सबसे पहले हमारा एक टोंस है। टोंस नदी जो उत्तराखंड में वहाँ से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से निकलकर उत्तराखंड में ही जाकर यह यमुना नदी से मिल जाती है। तो सहायक नदी हमारी टोंस हो गई, हिंडन, हिंडन, देखिए ये वाली नदी हमारी हिंडन हो गई, हिंडन। उसके बाद हमारी चंबल, चंबल नदी, चंबल नदी के बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंध नदी, सिंध, उसके बाद बेतवा पढ़ेंगे, उसके बाद केन पढ़ेंगे। तो ये प्रमुख नदियां हैं जो कि यमुना की सहायक नदियां हैं। इनको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, अभी एक एक करके सारी नदियों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी टोंस, हिंडन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इन सारी नदियों के बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम लोग केवल यमुना नदी के बारे में देखेंगे
और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो इसकी सहायक नदियां हैं उनको भी मैं आपको बताता रहूंगा। तो आप इतना यमुना नदी में नोट कर लीजिए कि यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है, लंबाई 1370 किलोमीटर, और सहायक नदी इसकी टोंस से, हिंडन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब इसकी सहायक नदी हैं। और आइए सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे अब टोंस नदी को। टोंस नदी, टोंस हेडिंग बना लीजिए, टोंस, टोंस नदी। ये उत्तराखंड में जो स्थित टोंस नदी है उसकी बात हम कर रहे हैं। एक हमारा देखेंगे मध्य प्रदेश में भी टोंस नदी है, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम जो यूके में है उत्तराखंड में टोंस नदी मिलती है आके यमुना से, उसकी बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें टोंस नदी की, तो टोंस नदी की लंबाई अगर हम देखेंगे तो इसकी कुल लंबाई बताई गई है कितना, 150 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 150 किलोमीटर। और उद्गम, तो इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है और यह उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश से होता है और यह बहते हुए उत्तराखंड में प्रवेश करता है। ये देखिए हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है, यहाँ है, यहाँ हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है और यह बहते हुए उत्तराखंड में प्रवेश करती है और उत्तराखंड में ही यमुना नदी से मिल जाती है। इतना आप याद रखेंगे। और अगर देखेंगे तो इस पे एक बांध है, उस बांध का नाम क्या है, इचरी बांध। उस बांध का नाम क्या है, इचरी बांध है, जो कि कहाँ बनाई गई है, टोंस नदी पर बनाई गई है, इचरी बांध, इचरी बांध। तो ये आप लिख लेंगे इचरी बांध, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे तो जब यह नदी उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश की सीमा में आता है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा जहां ये आप देखेंगे सहारनपुर, तो वहां देखेंगे कि जब बहती है तो इस तरफ हमारा हरियाणा और इधर हमारा उत्तर प्रदेश आता है, तो वहीं एक हमारा बैराज बना है। उस बैराज का नाम क्या है, हथनी कुंड बैराज। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैराज है। इस बैराज का नाम क्या है, हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज की बात करेंगे, देखिए ये हमारी कौन सी बैराज है, हथनी कुंड बैराज है। बैराज का नाम क्या है, हथनी कुंड बैराज। ये देखिए है हथनी कुंड बैराज, और ये इसी यमुना नदी पर बनाया गया है। हथनी कुंड बैराज स्पेशली अगर देखा जाए तो हरियाणा में स्थित है। इस बैराज के माध्यम से जो इसमें जब नदी उफान पर होती है तो पानी को रोक लिया जाता है और फिर ज़रूरत के अनुसार पानी को छोड़ा जाता है। हथनी कुंड बैराज से जब हम लोग नीचे आते हैं तो दो हरियाणा में ही हमारी दो प्रमुख नहरें निकाली गई हैं। एक हमारा पूर्वी यमुना नहर है, दूसरा हमारा पश्चिमी यमुना नहर है। तो इस तरफ अगर हम लोग देखेंगे इधर, तो हमारा ये कौन सा है, पूर्वी यमुना नहर। कौन सा है, पूर्वी यमुना नहर है। और अगर हम लोग पश्चिम साइड में देखेंगे तो हमारा पश्चिमी यमुना नहर, यानी दो नहरें, प्रमुख नहरें यमुना नदी से निकाली गई हैं, जो हरियाणा और सहारनपुर के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती है। आगे हम लोग जब बढ़ते हैं यमुना नदी को देखते हैं, जब ये यमुना नदी आगे बढ़ती है तो हरियाणा में इसके कुछ प्रमुख क्षेत्र स्थित हैं। जैसा कि हम लोग पहला इंपॉर्टेंट क्षेत्र देखेंगे पानीपत। पानीपत क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, जो मुगल काल के समय में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जो युद्ध के लिए क्षेत्र माना जाता है कि इस क्षेत्र में युद्ध हुआ था। ऐतिहासिक आप चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध इसी पानीपत के क्षेत्र में हुआ था। अगला देखेंगे एक क्षेत्र हमारा जस्ट उसी के नीचे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है सोनीपत। सोनीपत के बाद एक बैराज हमें और मिलता है, सोनीपत के बाद एक बैराज और मिलता है, जो कि हमारा देखेंगे कि जब हमारा सोनीपत क्रॉस करती है, ये सोनीपत क्षेत्र को यमुना नदी क्रॉस करती है, तो वहीं बनाया गया ओखला बैराज। दूसरे बैराज का नाम क्या है, ओखला बैराज। ओखला बैराज, ओखला बैराज। और ओखला बैराज भी पानी को रोकने के लिए ही बनाया गया है कि ज़रूरत के अनुसार फिर पानी आगे छोड़ा जा सके। बाढ़ वगैरह चीज़ें, जैसे अगर मान लीजिए दिल्ली में बाढ़ आया है ज़्यादा, तो ओखला बैराज को बंद कर देंगे तो दिल्ली में ऑटोमेटिक पानी कम हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो ओखला बैराज के बाद जस्ट भारत की राजधानी दिल्ली स्थित है।
आप यहाँ देख लीजिए दिल्ली स्थित है, जस्ट यमुना नदी के किनारे ये भी स्थित है। और जब हम लोग आगे जाते हैं तो हमें एक महत्वपूर्ण नदी मिलती है, जिस नदी का नाम क्या है, हिंडन नदी है। और यह हिंडन नदी की लंबाई अगर देखें तो 400 किलोमीटर है। हिंडन नदी की लंबाई कितनी है? ये दोनों बैराज आप ध्यान में देखेंगे, एक हमारा हथनी कुंड बैराज था, दूसरा हमारा ओखला बैराज। हथनी कुंड बैराज मैंने आपको बता दिया कि हरियाणा में ही स्थित क्षेत्र में है ये। और ये एक यमुना नगर, जैसे अगर एग्जाम में आ जाए कि हथनी कुंड बैराज कहाँ स्थित है, तो आप बताइए कि एक यमुना नगर एक क्षेत्र है, वहीं पर हथनी कुंड बैराज हरियाणा में स्थित है। अगर गांव का नाम पूछे तो उस गांव का नाम है ताजेवाला गांव, तो वहीं पर हमारा हथनी कुंड बैराज स्थित है, याद रखिएगा। लेकिन हम लोग बात करेंगे किस पर अब, हिंडन नदी पर। हिंडन, हेडिंग बना लीजिए, हिंडन नदी। चलिए, हिंडन नदी की अगर उद्गम की बात करें कि ये हिंडन नदी निकलती कहाँ से है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा सहारनपुर जिला है, जिला सहारनपुर जिले में हमारा जो शिवालिक श्रेणी आता है, शिवालिक श्रेणी में एक पहाड़ी है, उसका नाम है शाकांभरी देवी। अगर हम लोग देखें तो हमारा जो यहाँ क्या नाम है, सहारनपुर में एक क्षेत्र है शिवालिक श्रेणी। देखिए अगर आप देखेंगे तो शिवालिक श्रेणी हमारा इधर ही स्थित है, इस क्षेत्र में। ऐसे अगर मैप में आप देखेंगे तो देखिए, अगर मैप में आपको मैं बताऊं तो ये भारत का नक्शा हो गया। देखिए तो इसमें इसी रेंज को शिवालिक रेंज कहते हैं, और शिवालिक रेंज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी फैला है। तो इधर से हमारा देखेंगे तो यमुना नदी ऐसे आई है, अब इसी में से निकलकर इसमें आकर हमारी कौन सी नदी, हिंडन नदी मिल जाती है। और निकलती कहाँ से है, ये पॉइंट क्या है, सहारनपुर। तो इतना आप याद रखिएगा, शाकांभरी देवी है प्लेस का नाम, लिख लीजिए उद्गम। तो लिखेंगे शिवालिक श्रेणी के, और ये शिवालिक श्रेणी कहाँ, सहारनपुर। जो क्षेत्र सहारनपुर में फैला, वहीं एक पहाड़ी है शाकांभरी देवी पहाड़ी। शाकांभरी देवी पहाड़ी, वहीं से ही हिंडन नदी निकलती है। और निकलने के पश्चात फरीदाबाद में, मुहाना इसका कहाँ है, फरीदाबाद में यह यमुना नदी से मिल जाती है। अगर इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो हिंडन नदी की लंबाई कितनी है, 400 किलोमीटर। कितनी है, 400 किलोमीटर। तो इतना आप याद रखेंगे हिंडन नदी के बारे में। अगले नदी की बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे यमुना नदी के किनारे स्थित दो महत्वपूर्ण क्षेत्र। पहला क्षेत्र जो हमारा, उसका नाम है मथुरा, और दूसरा जो क्षेत्र है आगरा। फ्रेंड्स, बात करें मथुरा की, तो मथुरा हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों से देखा जाए तो मथुरा हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है, जहाँ कहा जाता है कि इन्हीं सब क्षेत्रों में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, और यही सब जो है वो पले बड़े हुए थे। तो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार मथुरा एक बहुत प्रमुख क्षेत्र है। उसके बाद आगरा अगर हम लोग देखेंगे तो आगरा में स्थित ताजमहल, जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है, यह शाहजहां के द्वारा बनवाए गए स्थापत्य इमारतों में से एक है। ताजमहल वह कहाँ स्थित है, आगरा में ही स्थित है। और जब ये नदी आगरा के बाद आगे बढ़ती है तो उसमें एक प्रमुख नदी हमारी आके मिलती है, जिसका नाम क्या है, चंबल नदी। जिसका नाम क्या है, चंबल नदी। तो हेडिंग बना लीजिएगा अगला, चंबल नदी। हेडिंग बना लेंगे चंबल नदी। चलिए, चंबल नदी। चंबल नदी की अगर हम बात करें तो चंबल नदी का उद्गम सबसे पहले हम लोग देखेंगे। उद्गम आपको बताना चाहेंगे कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वह चंबल नदी ही है। तो
तो पहला पॉइंट तो यही लिख लेंगे, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की ये क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब इसका उद्गम अगर हम लोग देखें, उद्गम मतलब ये कहाँ से निकलती है, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे कि यह नदी एमपी से मध्य प्रदेश में स्थित जो हमारा विंध्य श्रेणी है, ये विंध्य श्रेणी इधर हमारा देखेंगे विंध्याचल की जो श्रेणी है वहीं स्थित है जनापाव की पहाड़ी, जनापाव की पहाड़ी एमपी में स्थित है। जनापाव की पहाड़ी जो कि विंध्य श्रेणी में स्थित है और वहीं से निकलती है कौन सी नदी? चंबल नदी निकलती है। और यह बहते हुए चंबल नदी जब बहते हुए, देखिए चंबल नदी का ओरिजिन कहाँ है? मध्य प्रदेश। और ये पहाड़ी का नाम क्या है? जनापाव की पहाड़ी। अब चंबल नदी जब ये निकलती है मध्य प्रदेश से तो यह थोड़ा पश्चिमी तरफ इसका विस्तार होता है और यह आगे बढ़ते हुए राजस्थान में प्रवेश करता है। फिर राजस्थान से आगे जब इधर जाता है तो इधर किस? उत्तर प्रदेश में। किधर? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है और उत्तर प्रदेश में बहते हुए यह इटावा में, इटावा जो क्षेत्र हमारा है वहीं जाके यमुना नदी से मिल जाता है। तो आगे लिखेंगे चंबल नदी की लंबाई। लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। चंबल नदी की लंबाई कुल कितनी है? 965 किलोमीटर है। और एक इसकी विशेषता लिखेंगे, चंबल नदी की विशेषता। चंबल नदी की विशेषता के बारे में बताएं तो चंबल नदी को देखा जाता है कि यह खड्ड का निर्माण करती है। इसका निर्माण? खड्ड का निर्माण, खड्ड का निर्माण करती है। तो इतना याद रखिएगा कि चंबल नदी हमारी खड्ड का निर्माण करती है। और अब आपको बताएं कि ये खड्ड क्या होता है। जब यह नदी मध्य प्रदेश से निकलती है तो मध्य प्रदेश के ही क्षेत्रों में और राजस्थान के क्षेत्रों में ही ये थोड़ा सा घुमावदार चलती है और घूमने के पश्चात यह मिट्टी के क्षेत्रों को ऐसा काटती है कि ऊपर वाला हिस्सा बच जाता है और नीचे गड्ढे में ऐसे काट देता है। तो जैसे चोर और डाकू, जब कहा जाता है कि प्राचीन समय में आज से 40 साल 50 साल पहले इसी चंबल नदी के आसपास में डाकू रहते थे। बहुत सारे जो फेमस डाकू हैं वो सब इन्हीं के क्षेत्रों में रहते थे और जो खड्ड बनता था इस नदी से, गड्ढा, उसी में जाकर ये छिप जाते थे और अपना जो विस्तार रखते थे डाकू, इसी चंबल नदी के आसपास के क्षेत्रों में ये अपना विस्तार रखते थे। ठीक है ना? तो ये भी साथ में याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे सहायक नदी। सहायक नदी, सहायक नदी की बात करें तो चंबल की सबसे प्रमुख पहली जो सहायक नदी है वो शिप्रा नदी है। शिप्रा नदी। दूसरी जो हम देखेंगे, शिप्रा नदी के बाद हम लोग दूसरा जो देखेंगे वो काली सिंधी। काली सिंधी, काली सिंधी के बाद अगर देखेंगे तो पार्वती, पार्वती के बाद देखेंगे तो बनास। ये जो चार नदी हैं ये सहायक प्रमुख नदी हैं। इतना आप याद रखेंगे कि ये चारों क्या हैं? सहायक हैं। किसकी? चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसको? शिप्रा नदी को देखेंगे। आइए शिप्रा नदी को देख लेते हैं। शिप्रा नदी का भी उद्गम, इसको कुछ लोग क्षिप्रा नदी भी बोलते हैं। शिप्रा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी से ही होता है, जो मालवा का पठार क्षेत्र है वहीं से उद्गम होता है। तो आगे जब ये बढ़ता है तो आकर ये किसमें? चंबल नदी में मिल जाता है। और इसी नदी के किनारे एक प्रमुख क्षेत्र स्थित है जिसका नाम क्या है? उज्जैन। उज्जैन देखा जाता है तो मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है जो कि शिप्रा नदी के किनारे ही स्थित है। और उज्जैन दो चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। एक तो यहाँ अगर देखा जाए कुंभ का मेले का आयोजन किया जाता है और दूसरा देखा जाए तो यहाँ महाकालेश्वर मंदिर है। तो लिख लेंगे शिप्रा नदी। शिप्रा नदी, लोग इसे छिप्रा भी बोलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ कुंभ मेला लगता है। दूसरा महाकालेश्वर मंदिर है यहाँ। दूसरा क्या है?
महाकालेश्वर मंदिर, इसीलिए। और ये कहाँ, शिप्रा नदी में कहाँ, उज्जैन, उज्जैन शहर, उज्जैन शहर में ही जो कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे तो इसमें एक नदी आके मिलती है, काली सिंधी नदी। काली सिंधी नदी की बात करें तो काली सिंधी नदी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। काली सिंधी नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। और मध्य प्रदेश से निकलने के पश्चात यह मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ही आके यमुना नदी से मिल जाती है। अगली जो नदी है वो पार्वती नदी है और यह मध्य प्रदेश से ही मालवा के क्षेत्र से निकलती है और इंदौर में आकर पार्वती नदी जो है ये चंबल नदी से मिल जाती है। एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे कि जब यह नदी मध्य प्रदेश से निकलती है तो जो इसका कुछ भाग है वो राजस्थान में प्रवेश करता है। तो राजस्थान का एक प्रमुख शहर जो हमारा कोटा है, जो कि पढ़ाई के लिए बहुत फेमस क्षेत्र है, वह इसी चंबल नदी के किनारे ही स्थित है। आगे जब पार्वती नदी के बाद देखेंगे, इसमें जो प्रमुख नदी मिलती है उसका नाम है बनास नदी। कौन सी नदी है, बनास नदी। बनास नदी के बारे में कहा जाता है कि यह नदी अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि सबसे पुरानी मोरदार पर्वत श्रेणी है, जो कि राजस्थान और गुजरात और पंजाब क्षेत्रों में फैला है। तो अरावली पर्वत श्रेणी जो हमारी है वहीं से निकलती है बनास नदी और यह राजस्थान में बहते हुए राजस्थान के क्षेत्र में आकर किससे मिल जाती है, चंबल नदी से मिल जाती है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 512 किलोमीटर, इसकी लंबाई कितनी है, 512 किलोमीटर, इतना याद रखेंगे। कभी कभी पेपर में पूछता है कि इस पॉइंट का नाम क्या है, तो माधोपुर, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में ही ये बनास नदी चंबल से आकर मिल जाती है। अब अगली नदी जो हम लोग देखेंगे वो हमारी सिंध नदी है। सिंध नदी के बारे में कहा गया है कि सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से ही होता है और मध्य प्रदेश में अगर यह देखा जाए तो विंध्यन क्रम की जो हमारी श्रेणियां हैं, सब जो इस लाइन में हमारी विंध्यन क्रम की श्रेणी है वहीं से ही ये सारी नदियां निकलती हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंध नदी। सिंध नदी देखिए, कंफ्यूजन मत रखिएगा, एक होता है सिंधु नदी जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, दूसरा काली सिंधी है जो हमारा चंबल का सहायक नदी है, और तीसरा हम देख रहे हैं कौन सा, सिंध नदी। तो सिंध नदी विंध्यन क्रम की चट्टान से विंध्यन क्रम की जो श्रेणी है वहां से निकलती है, पहाड़ी से मध्य प्रदेश में बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में औरैया शहर में वहीं जाकर किससे, यमुना से मिल जाती है। अगर इसकी लंबाई की बात करें, सिंधु नदी की लंबाई, तो टोटल लंबाई इसकी कितनी है, 470 किलोमीटर, 470 किलोमीटर, इतना याद रखिएगा। अगला हम देखेंगे बेतवा नदी। बेतवा नदी भी विंध्यन क्रम की श्रेणी से निकलती है और यह बहते हुए मध्य प्रदेश में बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में बहते हुए आकर हमीरपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है हमीरपुर, वहीं जाके यमुना से मिल जाती है। अगली जो नदी देखेंगे वो केन नदी है। केन नदी भी अगर देखा जाए तो यह भी विंध्यन क्रम की जो श्रेणियां हैं वहीं से ही निकलती है मध्य प्रदेश से। और यह अगर देखा जाए तो हमारा जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ ज़्यादातर ये प्रवाहित होती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रवाहित होने के बाद बांदा में एक क्षेत्र का नाम है मझनपुर, वहीं जाकर यमुना में मिल जाती है। हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि इसमें बहुत सारी नदियाँ मिल जाती हैं और यमुना नदी में इतना ज़्यादा पानी हो जाता है कि जब यह गंगा में जाके मिलता है तो गंगा पूरा तरीके से एकदम भर जाता है। देखिए कितनी नदियाँ इसमें जाके मिल रही हैं और यमुना में इतना ज़्यादा पानी हो जाता है कि जब ये गंगा में जाके मिलता है प्रयागराज में तो गंगा का विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि जब यह यमुना नदी प्रयागराज में मिलती है तो यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि यहाँ 3 नदी आके मिलती थी। पहला सरस्वती नदी, दूसरा इधर से जो हमारी गंगा नदी आ रही और तीसरा यमुना। तो यहीं पर संगम का आयोजन होता था और आज भी हो रहा है, जहाँ की महाकुंभ का आयोजन होता है।
महाकुंभ के बारे में बताना चाहेंगे कि महाकुंभ मेला जो है ये प्रत्येक 12 वर्ष पर इलाहाबाद यानी प्रयागराज में लगता है, और 6 वर्षों में देखा जाता है तो अर्धकुंभ का आयोजन होता है, और प्रत्येक वर्ष जो होता है कुंभ मेले का आयोजन होता है। और यह मेला समथिंग 2 महीने चलता है, ठंडक में वही जनवरी दिसंबर चलता है। अगर देखा जाए कुंभ मेला तो भारत में 4 जगहों पर आयोजित किया जाता है। पहला नासिक जो मध्य महाराष्ट्र में स्थित है, दूसरा अगर हम लोग देखें मध्य प्रदेश जो कि उज्जैन में लगता है क्षिप्रा नदी के किनारे, तीसरा अगर हम लोग देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो कि गंगा यमुना के संगम पर लगता है, और चौथा हम लोग कुंभ मेला देखेंगे तो यह हरिद्वार में लगता है, गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में लगता है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है या कितनी जगहों पर किया जाता है, तो 4 जगहों पर किया जाता है। उसके बाद जब यह नदी यमुना नदी गंगा में मिल जाती है तो फिर आगे या बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बहते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जहां यह बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जहां सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है, और वहां सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जो कि ये मैंग्रोव वन के उदाहरण होते हैं। बंगाल की खाड़ी में जब ये गिरती है तो बहुत बड़े एक क्षेत्र का निर्माण करती है, और वो डेल्टाई क्षेत्र होता है जिसे हम लोग सुंदरबन का डेल्टा भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग मोटा मोटा ये देखेंगे कि जो भी नदियां हम लोग यहाँ पढ़े हुए हैं इसकी टोटल लंबाई कितनी है। अगर लंबाई की बात करें तो टोंस नदी हमारा प्रथम है। टोंस नदी की लंबाई देखेंगे तो 150 किलोमीटर है। हिंडन नदी की लंबाई हमने अभी आपको बताया कि 400 किलोमीटर है। उसके बाद चंबल नदी हमारा 965 किलोमीटर, सिंध नदी की लंबाई 470 किलोमीटर, और बेतवा नदी की लंबाई 590 किलोमीटर। जस्ट उसके बाद हम लोग देखें केन नदी की कुल लंबाई 427 किलोमीटर। यमुना नदी तो हमने आपको बता ही दिया कि 1370 किलोमीटर है, और लास्ट हम लोग देखेंगे बनास नदी जो कि 517 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब अगर हम बात करें यमुना नदी के बारे में, अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम अब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बताना चाहेंगे कि जब यह गंगा नदी आगे बढ़ती है तो इसकी एक शाखीय नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आ जाता है पश्चिम बंगाल में, इसको हम लोग हुगली बोलते हैं, हुगली नदी। और इसमें जाके दामोदर मिल जाती है। इसको मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बता दिया है, वहाँ आप जाके देख लीजिएगा, इसका पूरा विस्तार हमने आपको बताया है। तो हम आपको बस ये बताना चाहते हैं कि जैसे हमने अभी आपको बताया कि गंगा में पानी कम आ रहा था, लेकिन जब यमुना जाके इसमें मिल गई तो पानी बढ़ गया, और ये पानी आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब इसमें हुगली नदी निकलती है, इससे निकलती है, तो इस गंगा नदी में पानी कम हो जाता है। लेकिन जब इसमें आकर एक नदी इधर से जो हमारी जमुना है वो मिलती है तो इसमें पानी बढ़ जाता है, और हमने आपको बता ही दिया कि फिर बाद में यहाँ जो है एक डेल्टा का निर्माण करता है। अब अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आने वाले वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर ये पूरा आपको समझ में आ गया है तो आप लोग इस ऐसे हमारी तरह एक फिगर बना लीजिएगा और अच्छे से सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। यह इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र है, जितने भी चीज़ें हमने आपको बताया है, क्षेत्र बताया है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस यहीं पर लेक्चर हमारा समाप्त होता है। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय।